नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक खास पैनल, जिनसे आप सीधे बात करेंगे, कोरोना महामारी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-613-62072 इस नंबर पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर तुलिका चंद्र, जो कि केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के हेड हैं। साथ ही लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के इंचार्ज डॉक्टर विकास सिंह और वाराणसी के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा। इन तीनों डॉक्टरों से आप सीधा संवाद कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर कॉल करें और आपके मन में जो भी शिकायत है, जो भी संशय है, जो भी सवाल है, उसका सीधा जवाब आप इन डॉक्टरों से लें। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी से बचाव और घर में रहकर कैसे खुद का ख्याल रखना है, इसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही आपको घर पर इलाज के दौरान कौन कौन सी बेसिक दवाएं हैं जो लेनी चाहिए, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें इससे पहले मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में जानबूझकर डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडिया न्यूज का ओपीडी कार्यक्रम। तो चलिए, हमारे साथ वो तीनों खास मेहमान भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप उस नंबर पर हमसे सीधा संवाद कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई शिकायत है, कोई शंका है या फिर कोई दिक्कत है, तो वो बात ना सिर्फ इन डॉक्टरों के साथ आप साझा करें, बल्कि इस मंच के जरिए अगर कोई समस्या इस तरीके की आती है जहां प्रशासनिक अमले तक वो जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इंडिया न्यूज ओपीडी के जरिए वो सूचना भी हम उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक, सरकार तक भी पहुंचाएंगे। एक ऐसा संवाद हमने यहां पर इसलिए स्थापित करने की कोशिश की है ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर में ही इस वक्त बीमारी से जूझ रहे या फिर वो बीमारी से या इस संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है, तो वो प्राथमिक उपचार कैसे ले सकते हैं, डॉक्टरों से किस तरीके से वो सलाह ले सकते हैं। अस्पतालों में भीड़ बहुत ज्यादा पहले से ही है, जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे या नहीं जाना चाहते हैं और घर पर ही रहकर वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में 90% से ज्यादा देखा जा रहा है कि लोग अपने घर पर ही रहकर सुरक्षित रह सकते हैं। ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम तरह की समस्याएं थी, उसमें कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसको आप करने के बाद अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना पड़े या फिर हर एक व्यक्ति अस्पताल ही जाकर ऑक्सीजन ले। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तुलिका चंद्र जुड़ चुकी हैं, जो कि हेड है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग केजीएमयू की। बहुत स्वागत है डॉक्टर तुलिका आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। और डॉक्टर विकास सिंह हमारे साथ हैं, जो कि इंचार्ज है जनरल सर्जरी आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ के। बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर तुलिका, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। इंडिया न्यूज ओपीडी का मकसद यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस संक्रमण में संक्रमित तो हुए, लेकिन अपने घर में ही रहकर या आइसोलेशन में रहकर वो सुरक्षित भी हो गए। डॉक्टरों से संवाद बस हुआ और डॉक्टरों ने उनको बताया कि आप ये बेहतर दवाएं ले सकते हैं, बेसिक तौर पर इन दवाओं की ही जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये अच्छी बात भी है, लेकिन संवाद कई बार टूट जाता है, गैप हो जाता है और उसमें ना सिर्फ दिक्कत बढ़ती है बल्कि शंकाएं भी बढ़ जाती हैं। सुझाव के तौर पर आपका क्या रहेगा आज की स्थिति को देखते हुए, जब संक्रमण की तुलना अगर हम करें तो पिछले कोरोना काल में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा इजाफा है प्रतिदिन के हिसाब से? होम आइसोलेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि जो केयर आप अपनी घर पे कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, वो शायद एक बार अस्पताल में नहीं हो सकती। अस्पताल केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने चाहिए, जिनको सच में जरूरत है उस समय बिल्कुल एक्सपर्टाइज की। उससे दोनों फायदे होंगे। जो सच में गंभीर मरीज हैं उनको सही इलाज मिल पाएगा, क्योंकि मैन पावर लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और आपको भी एक पूर्ण रूप से अच्छी केयर अपने घर पे मिल पाएगी। बिल्कुल। तो जब भी होम आइसोलेशन में है
तो थोड़ी बातें ध्यान रखिए। एक तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, पैनिक ना होइए, लेकिन एक रियल तरीके से, जैसे अपनी टेम्परेचर की मॉनिटरिंग, थर्मोमीटर तो आपके पास है ही, पल्स ऑक्सीमीटर है, हर 3-3, 4-4 घंटे में अपना टेम्परेचर मॉनिटरिंग करके एक चार्ट बना लीजिए, जिससे कि आप देखिए। पैरास्टामोल आप खा ही सकते हैं, आप अपने फिजिशियन से पूछ के। और तो सब जो कोरोना की दवाइयाँ वो हैं, सब मल्टीविटामिन हैं, जिंक है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, जिसको खाने में कोई नुकसान नहीं है। और ऐसे भी प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन और उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन शुरू हो जाती है। और बुखार ज्यादा है तो उसमें फ्लैवी फ्लू भी खाना पड़ता है, जिससे कि वो 5 दिन का कोर्स ले लें। ये स्टैंड तो इसके जरूरी है कि जब आप ये करें तो कोई ना कोई, और अब जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोजिंग आपको लगता है कि आपका सैचुरेशन कम हो रहा है या सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो 6 मिनट टेस्ट जरूर सुबह शाम करें। 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि पहले आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लेके अपने राइट हैंड या जो भी आपका वर्किंग हैंड है उसकी मिडिल फिंगर से आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी लेवल्स ले लें, और उसके बाद 6 मिनट तक वॉक करिए, केवल नॉर्मल वॉक करिए। और 6 मिनट के बाद फिर से अपना पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए। अगर 5 के अंदर ही उसका डिक्रीज है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 5 से ज्यादा डिक्रीज है, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार करने पे, तब फिर आपको ऑक्सीजन की जरूरत के लिए आप सोच सकते हैं कि आपका डिटोरिएशन हो रहा है। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो ऑक्सीजन की, क्योंकि लंग्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और कभी भी लगता है कि कम हो रही है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले पेट के बल पे लेट के आप अपने पेट एंड छाती के नीचे थोड़ा सा पिलो लगा के ट्राई टू प्रोन लेटे थोड़ी देर, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन लेवल बन जाएगी। और इसमें बिल्कुल ही पैनिक ना होइए। 99% लोग इससे ही ठीक हो जाते हैं। केवल 1% लोग होते हैं जो COPD के होते हैं या और भी कोई बड़ी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से उनको अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको अपना डी डाइमर जरूर करवा लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशन से, कि अगर डी डाइमर बढ़ रहा है तो उनको थिनर्स चाहिए होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। तो वो अपने फिजिशियन के सलाह के साथ उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। चलिए डॉक्टर तुलिका, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से होम आइसोलेशन सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल पहुंचाना ही पड़ता है, उनको उन तमाम संसाधनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो बड़ी संख्या है उन लोगों की है जो अपने घर पर ही रहकर सुरक्षित रह सकते हैं। आपने बताया कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं। अगर ऑक्सीजन आपका कम हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसमें आप घर पर भी किस तरीके से कम प्राथमिक उपचार अपने आप को दे सकते हैं। उसमें पेट के बल उल्टा लेटना हो, या फिर उसके अलावा आपने कहा कि पल्स आपको कैसे नापना है। सुबह में अगर आप 6 मिनट का वो वॉक टेस्ट करेंगे तो उससे भी आप प्रतिदिन अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं या फिर अपने शरीर पर नजर रख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा भी जुड़ चुके हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वाराणसी से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र आपका। लेकिन उसके पहले डॉक्टर विकास सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात डॉक्टर तुलिका ने कही है, मैं फिर से अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर के जरिए अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें कितना अंतराल होना चाहिए, और उसमें एक आम व्यक्ति जो कि मेडिकल की दुनिया को नहीं जानता, वो टर्म नहीं समझता है, वो अगर आज की स्थिति में कोरोना संक्रमण के दौर में इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो वो कैसे इसको बेहतर तरीके से खुद के लिए भी कर सकता है और दूसरों तक ये जानकारी सही पहुंचा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर लोग सभी लोगों के पास इस समय है लगभग जी, पर उसका लोग ओवर यूज करने लग गए हैं। जिस समय पल्स ऑक्सीमीटर लगाना चाहिए वो हर घड़ी उसी पे ही देखते रहते हैं, और उस चीज में वो पैनिक बटन अपना दबा देते हैं, और उनको लगता है कि अस्पताल जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा सैचुरेशन इंप्रूव नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये मिनिमम जो बोला गया है कि 4 से 6 घंटे में आप एक बार देखें। बिल्कुल। अगर आपको किसी समय लगता है कि कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो बेहतर होगा कि पहले आप आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रोन पोजीशन में, जैसे डॉक्टर तुलिका ने बताया, उसमें लेटने की कोशिश करें, देखें उससे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सेम थिंग अप्लाई करता है टेम्परेचर के साथ भी। जैसे उसके लिए आप दवाई जो भी लेते हैं, पैरासिटामोल या डोलो जो भी आप ले रहे हैं, 3 से 4 बार तक आप अगर ले रहे हैं, तो वो आप लेने के बावजूद अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है, इसका मतलब है दिन में 4 बार से ज्यादा टेम्परेचर लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए।
अगर इन केस दवाई लेने के बावजूद आपका फीवर नहीं उतर रहा है जी। तब आपको संपर्क और करना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में 5 बार भी दवाई दी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन कि बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस मरीज की क्या है जी। पर सैचुरेशन के लिए मिनिमम 4 बार ही करना चाहिए। उससे ज्यादा करने में अननेसेसरली सबको पैनिक होता है। वो हर समय लोग अलार्म क्लॉक की तरह उसको हर समय देखते रहते हैं। रादर आई वुड से दैट मोर ऑफ कि जब तक वो चलेगा तभी तक सांस चलेगी, अन्यथा सांस रुक जाएगी। ऐसा वो मेन प्रॉब्लम जो है वो पिछले सेशन में और इस वाले लहर में वो पैनिक बटन वाली ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर विकास आपने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए मैंने सवाल किया था कि ऑक्सीमीटर का बटन हम इतना ज्यादा दबा दे रहे हैं कि उससे पैनिक बटन दब जा रहा है और फिर हमारे मन में शंका आ जाती है कि नहीं अब तो हमें अस्पताल पहुंचना ही पड़ेगा। तो डॉक्टरों की सलाह इसीलिए जरूरी होती है। दर्शक हमारे साथ जुड़कर और भी अपनी शिकायतें रख सकते हैं, जो उनके मन की शंका है वो दूर कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है और जैसा डॉक्टर विकास ने कहा कि 4 से 6 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर के यूजेस में। वही बात डॉक्टर तुलिका कर रही थी, लेकिन एक संक्रमण इस तरीके से हमारे मन में भी आ गया है, वो भय के तौर का संक्रमण है, जिससे हम उसमें इतना ज्यादा इजाफा कर दे रहे हैं कि नहीं हर 1 मिनट में या हर 1 घंटे में हमें चेकअप अपना करना ही है। वहां से हम अपने आप में तनाव की स्थिति में चले जाते हैं, जिससे हमें दूर रहना है। इस संक्रमण में तनाव नहीं होना चाहिए अपने आप में। एक और भी सबसे जरूरी चीज है, वो आपको परेशान कर सकता है शारीरिक तौर पर भी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो आयुर्वेद का बहुत खास महत्व होता है। वो हमारी ही संस्कृति, हमारी ही परंपरा, हमारे ही ऋषि मुनियों को द्वारा दी गई एक सभ्यता थी, एक व्यवस्था थी जो कि दुनिया भर में फैली और दुनिया उसका लाभ लेती रही। लेकिन आज के दौर में फिर से उस आयुर्वेद की उतनी ही आवश्यकता हर एक व्यक्ति ने समझी है। बीच में वो थोड़ा भटक गए थे या एलोपैथ पर ज्यादा फोकस हो गए थे, उसकी भी उतनी जरूरत है आज के दौर में। लेकिन आयुर्वेद का अपना एक रोल है। जब ये कोरोना संक्रमण आया तब भी हमने शुरुआती दौर में देखा कि कौन कौन सी वो जड़ी बूटियां हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आप हर दिन उपयोग करें, अगर संयमित तौर पर करें तो आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, आपकी जो पावर क्षमता है जो वो कैसे इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अब जब ये वायरस एक नए म्यूटेशन के साथ है, आयुर्वेद और कितना इसमें कारगर है, किस तरीके से वो एक व्यक्ति को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। यदि हम इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की चर्चा करते हैं तो जो बात आयुर्वेद में पहले कही गई थी और जब हम इसकी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करते हैं तो यह एक प्रकार का ज्वर है, इसे संतत ज्वर कहते हैं। और संतत ज्वर की जो मर्यादा है वो मर्यादा अर्थात जो प्रोग्नोसिस है वो है 5 दिन, 7 दिन और अथवा 11 दिन में या तो दोष अपने साम्यावस्था में चले जाएंगे अथवा जो है कि सन्निपात की स्थिति उत्पन्न होकर के रोगी की मृत्यु कर देता है। और यदि हम पूरे महामारी पर प्रकाश डालें तो यही समझ में आता है कि जिसको जो है कि इन्फेक्शन जो है कि बढ़ता है तो वो उसको बहुत जल्दी ही जो है कि वो मारक स्थिति में लेके चला जाता है जी। और वर्तमान समय में जो भी चिकित्सा विधा जो है कि इसके लिए यूज की जा रही है उसमें भी यही बात जो है कि सामने आ रही है कि जो पहला फेज होता है, जिस दिन पहली बार हमारा बुखार अपीयर होता है, हमारे फेफड़ों में संक्रमण जो है कि उसके 6वें 7वें दिन जो है कि जाना शुरू होता है। तो जब संक्रमण हमारे फेफड़े में जाना शुरू होता है उसमें पुनः हमें थोड़ा बुखार आता है और एकाएक 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर में हमें जो है कि पूरी तरह से संक्रमित कर लेता है जी। तो आयुर्वेद जो है कि इसे संतत ज्वर कहता है और अपनी मर्यादा के अनुसार ही ये जो है रिएक्ट कर रहा है पूरे सोसाइटी में। इसलिए जो 3000 साल पहले के जो लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के रूप में, उसमें जो भी चीजें वर्णित है इसे बहुत ही आसानी से जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं डॉक्टर वीरेंद्र, मैं चाहूंगा कि वो जो 3000 साल पहले का आपने जिक्र किया, आज शायद एक आम व्यक्ति उस पर उतना फोकस नहीं करेगा जो उससे जुड़ा है या फिर जो समझता है। खुद हमने देखा है कि एलोपैथ के तमाम जो डॉक्टर हैं वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें हैं जो कि हमारी सभ्यता का हिस्सा भी रही हैं और ये आज के दौर में आपको संतुलित कर सकती हैं। अगर आप संक्रमित हो गए तब भी या संक्रमित आप ना हो, पहले से आपकी बॉडी को उस तरीके से उस स्थिति में ले जाए, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वो चीजें आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि हाँ अगर आपको इस संक्रमण से बचना है तो क्या बेसिक चीजें हैं,
अगर संक्रमित हो गए और घर पर ही हैं तो आयुर्वेद की वो क्या चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल एलोपैथ की दवाओं के साथ भी कर सकते हैं, अगर उनकी भी जरूरत उतनी ही है तो दोनों का कंबाइंड उपयोग आप कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट ना रहे। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि जो आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या है जिसके कारण हम इस संक्रमण को पूरी तरह से सक्षम है रोकने में, वो दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण बिंदु है नस्य कर्म। जी, नस्य कर्म हमारे यहाँ दो तरह का कहा गया है। एक तो वह नस्य कर्म का अर्थात अपने नाक में कुछ औषधियों को डालना। तो नस्य कर्म में दो बातें कही गई हैं। एक तो जब हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं उसके लिए अलग अलग तरह की औषधियों का वर्णन है, जैसे अणु तेल या षडबिंदु तेल और तमाम तरह के प्रिपरेशन जो है कि उपलब्ध है मार्केट में। दूसरा है जो है सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए जो नस्य कर्म किया जाता है उसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन नहाने के बाद अपने नाक में तेल डालना चाहिए। इसका कुछ साइंटिफिक जो है कि पहलू भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही लॉजिकल है कि जैसे ही हम अपने नाक में तेल डालते हैं तो तेल की एक पतली सी लेयर हमारे साइनस मेम्ब्रेन में जो है कि चढ़ जाती है। जी। तो कोई भी फॉरेन बॉडी आता है वो ऑयल से चिपक करके हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को टच नहीं कर पाता है। और ये चर्या जो है कि हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन, कोई बीमारी हो न हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये चर्या हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन करने के लिए रिकमेंड की गई है। दूसरा हमारा जो है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है आयुर्वेद में, उसमें हम दिनचर्या में बहुत सारी चीजों का जो है कि हमारे यहाँ जो जिससे हमारी इम्यूनिटी रिलेटेड है उसके लिए हमें दिनचर्या में बहुत सारी चीजों को जो है कि लाना चाहिए। पहली चीज दिनचर्या में जब हम सोकर उठते हैं तो सोकर उठने का विधान है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें जल्दी सोना होगा। चलिए, तो यानी ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमारे जीवन का हिस्सा अगर प्रतिदिन के हिसाब से रहे, साल भर रहे, हर वक्त रहे, तो वो अपने आप में आपको मजबूत करता है, सिर्फ कोरोना संक्रमण के दौर में नहीं, जिसका जिक्र डॉक्टर वीरेंद्र कर रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ मधु जुड़ चुकी हैं बरेली से। मधु, बताइए क्या सवाल है आपका और किससे सवाल है? मधु, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क अभी नहीं है। डॉक्टर तुलिका, जो बात यहां पर डॉक्टर वीरेंद्र ने कही और आप लोगों ने भी कहा, विकास जी ने कहा था, आपने कहा था, योग, आयुर्वेद, एलोपैथ, कंबाइंड जरूरत है इन तमाम चीजों की आज के दौर में। क्योंकि जब हम किसी सर्जरी की बात करते हैं तब हम सीधा फोकस करते हैं, सीधे एलोपैथ पर चले जाते हैं। लेकिन इस संक्रमण में आयुर्वेद का एक बड़ा रोल है और योग का भी बड़ा अहम रोल है, और फिर उसके बाद एलोपैथ की उतनी अहम भूमिका। इन तीनों का कंबाइंड अगर हम पैकेज दें तो वो कितना कारगर दिख रहा है, और आप लोग खुद कैसे सजेस्ट करते हैं तमाम जो अभी मरीज हैं जो अपने घर पर है, उनको आप लोगों ने अगर सजेशन दिया तो उसका परिणाम सकारात्मक तौर पर पॉजिटिवली कितना दिखाई दे रहा है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सारी मोडालिटीज जैसे एलोपैथी जी, they are very useful in the sense कि अगर हम अपने शरीर को, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों इम्प्रूव स्टेट में रखनी चाहिए। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ का जो कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, आप योग करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी अंदर क्रिएट करेंगे तो उससे आपकी और उसके बाद अगर जो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो आपके प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। उसके लिए बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो रेगुलर ब्रीदिंग शेड्यूल है, आपकी मेंटेनेंस, आपका करेगी। तो ये सब जरूरी है कि ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर तुलिका, मैं आपको रोक रहा हूं, एक दर्शक हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं, जरा वो सवाल लेना चाहते हैं। देवेंद्र, बताइए। देवेंद्र, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, शायद कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर तुलिका, कंटिन्यू करें आप। डॉक्टर तुलिका, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। बोले, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, तो इसमें जो हम लोग की पॉजिटिव
बहुत ज्यादा हेल्प करती है सिस्टम में हमें आगे बढ़ने के लिए जी। और इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। आप देखिए जो जो लोग इन सब चीजों को कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सब सही हो रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सब अमलगमेशन कर रहे हैं और डर और संशय, एक क्या कहावत है कि जो डर गया वो मर गया, तो डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, आपकी हिम्मत ही इस बीमारी से आपको लड़ने की इच्छा शक्ति देगी और इच्छा शक्ति आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ही आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। चलिए, यानी विल पावर भी आपको मजबूत करना है और विल पावर आपका कैसे इंप्रूव होगा, एक बढ़िया पैमाने पर जाएगा, उसके लिए वो तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र डॉक्टर वीरेंद्र कर रहे थे, योग आयुर्वेद के साथ, एलोपैथ के साथ, जैसा डॉक्टर तुलिका बता रही हैं। ये हमारे जीवन शैली का अगर हिस्सा रहे तो अपने आप में बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। और शायद यही वजह थे कि देखिए इस वायरस को भी भारत में जब शुरुआती दौर में आया तो एक संक्रमण का फैलाव तो हुआ, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी थी, और ये उस वक्त तर्क दिया भी जाता था कि बड़े सक्षम जो देश है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर इम्यून सिस्टम उनका कम होने की वजह से ज्यादा खतरा और ज्यादा नुकसान उस वक्त हुआ। हमारी इम्यूनिटी ने हमें बचाया, हमारे अपने आप को बचाने के तरीकों ने हमें बचाया और फिर वायरस को म्यूटेट होना भी पड़ा या म्यूटेशन उसने किया। मधु हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है। मधु, मेरी आवाज अगर आप तक जारी हो तो अपना सवाल आप पूछें। जी, मुझे 15 दिन हो गए, कोरोना हुआ था, मुझे 15 दिन हो गए जी, लेकिन बुखार 99 बना हुआ है। तो अभी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही है या निगेटिव आ गई है? जी, अभी निगेटिव हमने कराया नहीं दोबारा से, वो जब कराया था तो पॉजिटिव थी। 15 दिन हो चुके हैं जी, 15 दिन। इसके अलावा, बुखार के अलावा कोई और समस्या आपको मधु? नहीं, थोड़ा गले में थोड़ा वैसा लगता है, जरा बलगम सा थोड़ा सा। डॉक्टर विकास जवाब देंगे इसका, क्या सुझाव आपका है मधु के लिए? बिल्कुल, रादर इसका जवाब डॉक्टर तुलिका के आंसर से ही लगा हुआ है। जैसे आप मधु मैडम को पिछले 15 दिन पहले कोरोना हुआ था, ठीक हो गई है, उसके बाद भी गले में, पर वो थर्मामीटर का यूज अभी भी उतनी ही बखूबी से चल रहा है कि 99 है। वो 99 अगर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन, अगर काम करने में, उठने बैठने में, खाना पीना खाने में अगर कोई भी प्रकार की समस्या नहीं रह गई है, तो वो सिर्फ 99 डिग्री का इलाज नहीं किया जाता है, मरीज का ओवरऑल इलाज किया जाता है कि क्लिनिकल पिक्चर कैसी है। अगर वो बढ़ नहीं रहा है या उतना ही अगर बना हुआ है तो उसके लिए फर्दर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि 2-4 दिन में उसका कैसा परिवर्तन हो रहा है, क्या वो बढ़ तो नहीं रहा, कोई और इन्फेक्शन का रीजन तो नहीं है साथ में, क्योंकि पोस्ट कोविड कई बार कई हफ्तों तक चल रहा है। कोविड जिस हिसाब से शो कर रहा है वो पोस्ट कोविड फेज कई हफ्तों तक चलती है। पर उसमें फिर मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो डर उनके मन से बाहर नहीं निकल रहा। बिल्कुल, और ये डर सबसे बड़ी चीज है कि इवन अस्पताल में आने के बाद वो इम्पैक्ट और ज्यादा उनके ऊपर हो जाता है, बिकॉज वहां पे कोविड वाले हॉस्पिटल में उनके रिश्तेदार नहीं आ सकते हैं, उनको अकेले रहना है, डिपेंडेंट होके रहना पड़ता है, कई लोगों को सांस की मशीन लगती है, तो उनके अंदर वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल, फिर ऊपर से रिश्तेदार जब फोन करके उनसे बात करते हैं तो सिर्फ उनके खराब चीजों के बारे में ही ज्यादा बात होती है, मेरा सैचुरेशन गिर गया। वो ये नहीं कभी भी बताते, ना अटेंडेंट्स ना मरीज, कि मैं कितना बेहतर चल रहा हूं। तो मुझे जो लगता है वो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम क्या आदान प्रदान कर रहे हैं। वो बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले को सिर्फ पॉजिटिव, बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट देना भी बहुत जरूरी है। और मधु जी, जैसा डॉक्टर विकास ने आपको सजेस्ट किया है, अगर 99 टेम्परेचर कंटिन्यू है तो अब आपको एक बेहतर स्थिति में अपने आप में देखना चाहिए। और जो ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, उसका उपयोग 4 से 6 घंटे में ही हो, हर वक्त ना हो। और गले में जो दिक्कत है वो भी धीरे धीरे जाएगी, ताकि उपचार जो आप ले रही हैं वो आप कंटिन्यू करते रहें, डॉक्टरों से सलाह लेते रहें, परेशान बिल्कुल ना हो और नकारात्मक ना तो सुने और ना ही किसी से कुछ कहें। नकवी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से। नकवी साहब बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि इसका कोविड का ये मेन लक्षण क्या है, मेन लक्षण क्या है, ये पूछना चाहता हूं। आप में कुछ है, खुद को समस्या है या आप जानना चाहते हैं सिर्फ? अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ आपके अंदर है। नहीं, हम लोग सब सेफ हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि आप सेफ है, लेकिन आप जागरूक होना चाहते हैं, ये और अच्छी बात है। नकवी साहब के बात का जवाब देंगे यहां पर डॉक्टर विकास, जल्दी से आप
जो मेन लक्षण है वो जानना चाहते हैं। वो उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन वो अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं जानकारी के हिसाब से। नकवी साहब देखिए, मेन तो वो गले की खराश और सांस की बीमारी ऐसे ही करके प्रेजेंट करता है, पर इस परिवेश में दूसरी लहर में ये देखा गया है कि वो कई तरह के लक्षणों के साथ प्रेजेंट कर सकता है। कई तरह के, कहने का मतलब डायरिया भी हो सकता है, उनको सर में दर्द वाली चीज भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से अगर लक्षण आ रहे हैं बीमारी के जो पहले आपको नहीं आए, अगर वो आ रहे हैं तो उसमें आपको सतर्क होने की आवश्यकता है और परामर्श लेने की आवश्यकता है। जो भी चीजें बोली जा रही हैं कि आप घर पे ही प्रोन रह के और उन एक्सरसाइजेस को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करने की प्रक्रिया, आपको नहीं इन्फेक्शन है तब भी आप उस चीज को करें, सो दैट आप एक नॉर्मल लहजे में आ जाए कि अगर इन केस मुझे अगर होता है किसी समय तो भी मुझको यही नॉर्मल प्रतिक्रिया करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई एक लक्षण ऐसा इस समय नहीं है जिसको कि बोला जाए कि ये कोविड-19 की वजह से है। इस समय सारे ही लक्षण इस समय कोविड-19 के माने जा रहे हैं। जो बीमारी आपको पहले नहीं थी, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए आपको सतर्क रहने की पूरी तरह सजगता। नकवी साहब, डॉक्टर विकास जैसा कह रहे हैं कि इस वक्त मल्टीपल सिम्टम्स हैं, कोई भी सिम्टम अगर आता है तो आप मानकर चलें कि हाँ वो हो सकता है कोविड-19 से कनेक्ट करे या हो सकता है ना भी करे, लेकिन आपको सचेत रहना है, आपको उन तमाम चीजों को करते रहना है जो डॉक्टर बार बार सजेस्ट कर रहे हैं। इंडिया न्यूज ओपीडी का मकसद भी यही है कि सही जानकारी, और देखिए दर्शक भी कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपनी जानकारी को पुख्ता करने के लिए वो बातें पूछी हैं, वो सवाल पूछे हैं, इससे कई और लोगों तक जानकारी पहुंचेगी और इसका फैलाव होगा। जिस तरीके से इस संक्रमण का फैलाव हुआ उसको रोकने के लिए रागिनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। रागिनी, पूछें अपना सवाल। हेलो रागिनी, अपना सवाल पूछे। हाँ सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आयुर्वेद में जैसे अगर कोरोना अगर किसी को हो जाए तो आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खा के मतलब ठीक हुआ जा सकता है होम आइसोलेशन में? ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं? डॉक्टर वीरेंद्र आपका जवाब देंगे इस सवाल का। डॉक्टर वीरेंद्र, आयुर्वेद में अगर कोरोना किसी को हो गया है तो वो जानना चाहती हैं कि आयुर्वेद में कौन सी दवाएं हैं जिनका वो उपयोग करें और सुरक्षित रहें और जल्दी से स्वस्थ हो जाए। जो है कि परिप्रेक्ष्य में जो है कि जो सबसे यूजफुल दवाइयां हैं वो है संजीवनी वटी। एक औषधि होती है, नाम है उसका संजीवनी वटी, 2-2 गोली 3 बार। त्रिभुवन कीर्ति रस 2-2 गोली 2 बार। और नारदी लक्ष्मी विलास रस 1-1 गोली 2 बार। इसके साथ में जो भी घर का जो है कि जो दादी माँ का नुस्खा है, जिसमें जो है कि अजवाइन है, तेजपत्र है, लवंग है, दालचीनी है, ये जो मसालों का जो चाय बनता है घर में, उस चाय का जो है कि उपयोग बिल्कुल ही इस तरह का नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बना के पिया जाए। जैसे कि हमें काली मिर्च डालना है तो 3-4 दाना से ज्यादा काली मिर्च नहीं डालना है। इस तरह का जो है कि चाय बना करके यदि हम दिन में 3 बार 4 बार लेते हैं तो उससे जो है कि, और ये दवाइयां साथ में लेते हैं तो उससे बहुत ही जल्दी कोविड के सिम्टम्स जो है कि कंट्रोल हो जाते हैं। चलिए, डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि आयुर्वेद में वो कौन कौन सी दवाएं हैं और साथ में अगर आप चाय पीते हैं उसमें कौन से कंटेंट्स आप डाल सकते हैं। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं कि स्ट्रांग टी पीने की उनको आदत होती है, वो दूध की भी चाय पीते हैं तो कहते हैं कि उसमें कड़क पत्ती होनी चाहिए। तो आयुर्वेद के जो दवाओं का या फिर इन चीजों का आप उपयोग करें, अगर तेज पत्ते का, काली मिर्च का उपयोग कर रहे हैं तो स्ट्रांग करके ना करें, जितनी जरूरत है और जितना डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया है, सुझाव दिया है, उतना ही आप उसका उपयोग करें। देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन, उनका जवाब डॉक्टर तुलिका देंगी। बहुत जल्दी से विपिन अपना सवाल पूछें, क्या सवाल है आपका? सर सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। जी नमस्कार, सवाल पूछे विपिन। सर मैं पूछना चाह रहा था, कुछ दिनों से ना मेरे गले में खराश हो रही है जी, और 1-2 दिन फीवर भी आया था, जबकि मैंने जो पैरासीटामोल होती है 650 mg वो मैंने खा ली थी, तो तब से तो फीवर आया नहीं मुझे, लेकिन गले में खराश बनी हुई है, मतलब वो सही नहीं हो रही। अब मुझे डर भी लग रहा है शायद कोरोना हो या ना हो, तो आप बता दीजिए कि टेस्ट तो गले में खराश किस तरीके की है? हल्की है या बिल्कुल गला चोक सा रहता है, कैसा है?
मतलब हल्की है, लेकिन वही है कि सर डर इतना लगा हुआ कि मतलब कफ वगैरह ना देखिए, चढ़ जाए। डरना तो ये बिल्कुल नहीं है चीज़ तो मैं ले विपिन। रहा हूँ। खराश आती रहती है, जाती रहती है, सीजन बदलाव अगर होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तब भी आती है। लेकिन फिर भी आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं लूंगा डॉक्टर तुलिका से। डॉक्टर तुलिका, देखिए, विपिन का भी ये कहना है कि बुखार आया 1-2 दिन, लेकिन पैरासिटामोल लिया, बुखार नहीं आया, लेकिन गले की खराश है और साथ में जो डर है वो भी बढ़ा हुआ है। देखिए, हमारा ये सजेशन है कि अभी फीवर आए तो एक आध बार अपना RT-PCR जरूर करवा लें, क्योंकि फीवर आज की तारीख में पहली चीज आप उसे कोविड समझिए, अनटिल अनलेस कि उसको कुछ और को ना प्रूव हो। उसका मेन रीजन है कि आप शायद 95% लोगों में होंगे जो स्वतः ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप इन्फेक्शन स्प्रेड ना करें, अपने को आइसोलेट करके रखें, जिससे आपके परिवार भी सेफ रहे, क्योंकि हर आदमी की इम्यूनिटी फर्क होती है। हो सकता है आपसे हो या ना हो, लेकिन एक बार RT-PCR जरूर करा लीजिए, जिससे आपको अगर पॉजिटिव आता है तो आप थोड़े दिन के लिए आइसोलेट हो जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आप बिल्कुल ही ठीक रिकवर हो जाएंगे। आप ऐसे ही रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अगर टेस्ट करते हैं तो आप दूसरे के आसपास के लोगों की भी सेफ्टी इंश्योर कर लें। तो विपिन, आपके लिए सुझाव है डॉक्टर तुलिका का कि आप डरे नहीं, और दूसरा प्राथमिकता है कि आप अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। आप हो सकता है, और बेहतर अच्छी बात है कि आप उन 95% लोगों में हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं, रिकवर हो सकते हैं या हो रहे हैं, और घर पर ही आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए और बाकी परिवार के सदस्यों के लिए, समाज के लिए भी आपको यह जरूर करना चाहिए कि आप अपना टेस्ट कराएं। गले की खराश की समस्या भी अगर है और कहीं से कोई कनेक्शन कोविड से है उसका, तो डॉक्टर आपको सही सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर तुलिका, सवाल एक और मैं आपसे लूंगा। बहुत कॉमनली मैं देख रहा हूं कि ये चीजें डेवलप हो रही हैं कि जो लोग संक्रमित हुए थे या इस सीजन में उनके अंदर शारीरिक कोई चेंजेस आए, खासतौर से गले की खराश, चोक होना, ये कॉमन है, और ये बार बार उन लोगों की तरफ से शिकायत के तौर पर भी आ रही है जो सही भी हो चुके हैं, कोविड पेशेंट थे वो भी सही हो चुके, कि गले में उनके दिक्कत लगातार बनी है। इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? कह रहे हैं खांसी बहुत समय तक बनी हुई है, जिसके लिए आप कफ सिरप ले सकते हैं और गर्म पानी से गार्गल कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें, इससे कभी कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल। आप जो चीज का सेवन कर सकते हैं। जो गले की खराश है, वही हमने कहा, जैसे आप नमक का पानी का गार्गल करिए, उससे बहुत फायदा पड़ता है। लोग सोचते हैं कि कोई दवा मिल जाए जिससे उनकी सारी खराश दूर हो जाए। आप कब तक एंटीबायोटिक खाएंगे? इससे अच्छा कि आप जो ये घरेलू नुस्खे हैं, जो वार्म सलाइन गार्गल है, मतलब नमक गुनगुने पानी में, इससे बहुत फर्क भी पड़ता है और बहुत फायदा भी होता है। तो अगर बहुत लंबे समय से बनी हुई है तो मेरे ख्याल से ये करवा के ठीक हो जाए, वो ज्यादा ठीक है। थोड़े से बिल्कुल, हर चीज के लिए दवा जरूरी नहीं है। देखिए, संक्रमण के दौर में भी बहुत सहजता से तमाम जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि हर चीज के लिए दवा की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे भारत की संस्कृति में थी, दिनचर्या में थी। नमक पानी से गार्गल करना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि आयुर्वेद से जुड़ी हैं या फिर हमारी पद्धति से जुड़ी हुई हैं। आप वो भी करेंगे तो बेहतर आपको उपचार मिल सकता है और उसका परिणाम भी निकलेगा। वाराणसी से एक दर्शक कार्तिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिक, अपना सवाल लें आप। जी डॉक्टर नमस्कार। जी बोले आप। जी, मैं कोविड-19 का मुख्य जो है लक्षण जानना चाहता हूँ। आप में कोई लक्षण आए, आपको किसी से कोई शिकायत मिली कि हाँ ये उनके अंदर है इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, या सिर्फ आपके मन का सवाल है ये? जी जी, हमारे हाथों पैरों में दर्द रहती है बराबर। ये डोलो लेते हैं, कैसे लेते हैं तो तब दर्द कम हो जाती है। तो कब से, कितने दिन से? 2-4 दिन से है ऐसा। आपने टेस्ट कराया अपना? टेस्ट नहीं करवाया है। शरीर में आपके दर्द रहता है? जी जी जी। बुखार? बुखार नहीं, फीवर नहीं आया है। फीवर नहीं आया है। डॉक्टर विकास, सुझाव देंगे आप? मुख्य लक्षण भी फिर से जानना चाहते हैं। एक नए दर्शक हैं कार्तिक, और उसके साथ साथ इनको कुछ शारीरिक समस्याएं हैं पिछले 3-4 दिनों से। कार्तिक जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले कहा था। कोविड-19 जो पिछले साल जो शुरू हुआ था, उस समय बात हुई थी कि सिर्फ गला खराब, सांस में परेशानी, ये वाली चीजें ज्यादा थी। पर इस वाले वेव में 2021 में जो कोविड दोबारा से आया है, इसमें सारे लक्षण ही मान के चलेंगे। जो बीमारी आपको पहले नहीं थी, अगर उनमें से कोई भी बीमारी के लक्षण आपको आ रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे बाकी लोग भीड़ भड़क्का वाला एरिया है, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको कोविड होने की पूरी संभावना है। और उसमें अगर उन लक्षणों से आपको परेशानी इस हद तक है कि आप घर पे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जांच RT-PCR करवा सकते हैं, ताकि आपका भी भ्रम दूर हो और अगल बगल के लोगों को भी आप सुरक्षित रख पाएं।
पर सिर्फ हाथ पैरों में दर्द, मैं ये नहीं बोलता कि वो नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इट इज वेरीड इन मल्टीपल सिम्टोमेटोलॉजी जैसे ही आ रहा है, बट स्टिल सिर्फ संशय लेके दिमाग में लेके चलने का कोई फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कभी कभार पेन है, रोज नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन इवन दैट लीव इट। तो कार्तिक जी, कई बार शारीरिक दिक्कतें और अगर पेन की बात करें तो इस वजह से भी आ जाती है, हमारी दिनचर्या स्वस्थ नहीं होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर विकास का सजेशन है कि आप अपना टेस्ट करवाएं। डोलो आपने लिया है, पैरासिटामोल आपने लिया है, आपको फीवर नहीं है, लेकिन अगर पेन है बॉडी में, हो सकता है ये सिम्टम हो, क्योंकि इस बार के वायरस के संक्रमण को अगर हम देखें और सिम्टम्स को देखें तो मल्टीपल सिम्टम्स है, जिसमें डायरिया से लेकर पैर हाथ में पेन होना, शरीर में पेन होना, सिर में दर्द होना, आंखों में अचानक से लाल हो जाना आंखों का, ये तमाम ऐसे सिम्टम है जो नए तरीके के हैं। एक दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। नीरज, अपना सवाल लें आप। हाँ जी डॉक्टर साहब जी बोले, अपना सवाल लें। सर हमारे ये सीने में दर्द होता है और डकार बहुत आती है। कब से है समस्या? काफी समय से, और हमें घबराहट होने लग जाती है। नहीं, काफी समय मतलब कितना समय? साल, 2 साल, 6 महीने? कब से? हाँ, साल 2 साल से। साल 2 साल से, मतलब कोरोना से मुझे लगता है शायद इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर तुलिका, इसका जवाब आप देंगी अगर है भी तो? ये इनकी जो सिम्टम्स है उससे लग नहीं रहा है कि कोरोना से कोई रिलेशन है, क्योंकि पुरानी बीमारी है और कोई नया सिम्टम नहीं है जो आज की तारीख में हो। हाँ, अपने सारी जांचें करवा लें जो पहले करवाते होंगे, जैसे हार्ट की जांचें, और अगर जिस तरह से भी सीने में दर्द बता रहे हैं, हो सकता है एसिडिटी हो, तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं किसी स्पेशलिस्ट से एक बार कंसर्न कर लें, और जो दवाइयां पहले खाते हैं उनकी डोज भी चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन कोविड से इसका रिलेशन नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र, आयुर्वेद में बेहतर उपचार हो सकता है मुझे लगता है। दर्द सीने में है और कई और समस्याएं हैं और काफी सालों से हैं, आप भी सुझाव दे सकते हैं। जहाँ पर हैं वो कानपुर से हैं, तो कानपुर में अपने किसी नजदीकी वैद्य को जाकर के दिखा लें। जब वो किसी वैद्य के पास जाएंगे तभी जो है कि उनका अच्छे से संपूर्ण निदान हो पाएगा। तो नीरज जी, आपकी समस्या पुरानी है, कोरोना से शायद इसका कोई सीधा कनेक्शन अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना बेहतर उपचार कर सकते हैं। संतोष हमारे साथ, एक दर्शक वाराणसी से जुड़े हैं। संतोष, बताइए क्या सवाल है आपका और किससे? आयुर्वेद से अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र हैं, अगर एलोपैथ से आप करना चाहते हैं तो डॉक्टर तुलिका और डॉक्टर विकास भी हैं। सर हमारा सवाल कुछ और है। हमने जो पहला कोरोना का टीका लगवाया है, उसमें लगवाने के कितने दिन बाद दूसरा कोरोना का टीका लगवाना होता है? कौन सी वैक्सीन लगवाई थी आपने? सर एक्चुअली में हमने जिस सेंटर पर वैक्सीन लगवाई है वहां से हमको कोई मैसेज नहीं आया, तो क्या मुझे उसी जगह दोबारा वैक्सीन लगवानी है? आपने उस वक्त उसी सेंटर पर ये बात नहीं पूछी थी? हाँ, वो कोवैक्सीन बताए थे। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, आप ही भूल गए थे, उन्होंने तो बताया था, अब आपको याद आ गया, आपको कोवैक्सीन लगी है। डॉक्टर विकास, बताइए कि कोविशील्ड अगर लगी हुई है पहली डोज, तो दूसरी डोज कब तक लगेगी, कितना समय होता है? कोवैक्सीन लगी है तो दूसरी डोज कब तक लगेगी और कितना दिन लगता है उसमें? और इन दोनों ही वैक्सीन को लगाने के बाद या पहली डोज लेने के बाद कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, तो लोगों के मन में वो शंका ना रहे। बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो सभी लोगों को कराना है, इस समय 18 ईयर्स प्लस में सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन होकर उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोवैक्सीन में पहले इट वाज ओनली फॉर 4 वीक्स की 4 हफ्ते के बाद कराना है, पर अब वो टाइम बढ़ा के 6 हफ्ते कर दिया गया है कि आपको 6 हफ्ते के बाद प्रेफरेबली उसी सेंटर पे लगवाना चाहिए जहां आप एक बार लगवा चुके हैं। उसी, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन इजी होता है और आपका डेटा वहां पे मेंटेन रहता है, इस वजह से उसी सेंटर पे आपको लगवाना चाहिए। कोविशील्ड में भी यही चीजें चल रही हैं कि आपको 6 हफ्ते के बाद ही करना चाहिए, और लगवाने के बाद आधे घंटे तो वो लोग वहां पे अपने सेंटर पे रोक के आपको देखते ही हैं कि इमीडिएट कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स ना हो, पर उसके बाद भी माइल्ड बॉडी एक या मायल्जिया, जिसको मसल पेन बोलते हैं, वो हो सकता है कुछ दिन तक रहे, बट वो एक नॉर्मल सा साइड इफेक्ट है। या फिर जिस साइड पे आपको इंजेक्शन लगा है वहां पे कुछ लोगों को पेन रहता है, वो पेन एक आध हफ्ते कुछ लोगों को डिपेंड करता है कि जब भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है तो उनको आमतौर पे ये शिकायत होती है कि मसल में दर्द होने लग जाता है। तो वो एक बहुत ही माइनर सी चीज है, उससे घबराने के लिए या उसकी वजह से दूसरी डोज ना लेने की पद्धति या उस विचार मन में आना वो गलत होगा। तो
6 हफ्ते के अंतराल के बाद आप अपनी सेकंड डोज जरूर ले। बिल्कुल। तो संतोष जी देखिए, कोवैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है, जो कि दोनों ही भारत की बनी हुई वैक्सीन है, इन दोनों में 4 से 6 हफ्ते का समय, और आज के दौर में जिस तरीके से थोड़ी सी बर्डन बढ़ा है तो उसमें 6 हफ्ते दोनों के लिए कर दिया गया है। तो 6 हफ्ते के बीच में आपको वैक्सीन लेनी है, बाद में लेनी है। एक चीज कि उसी सेंटर पर लें, यह बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप उसी सेंटर पर जाएंगे तो कम से कम आपका पूरा डिटेल रहेगा, डेटा रहेगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आप अगर किसी और सेंटर पर भी जा रहे हैं तो वहां पर यह ध्यान रखिएगा कि पहली कोविशील्ड लगी है तो दूसरी भी कोविशील्ड ही लगे, और ये आप बताएंगे डॉक्टर को तो कोविशील्ड ही लगाएगा, ना कि कोवैक्सीन आपको लगा देगा। जो वैक्सीन आपको लगेगी दूसरी डोज भी उसी की लगेगी, ये जरूर बाध्यकारी होना चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, रेनू जुड़ी हमारे साथ लखनऊ से। रेनू बताइए। जी नमस्ते जी। हम जी ये जानना चाहते थे, हमको हार्ट पेशेंट और बीपी शुगर ये दोनों चीज है, मतलब तीनों चीज है, तो इसमें हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर तुलिका, ये बहुत कॉमन सवाल हो रहा है लोगों का कि जो लोग पहले से डिसीज से ग्रसित हैं, वो हार्ट पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, या फिर उनको डायबिटीज है, वो वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, ये उनके मन में शंका आ रही है। नहीं, जो भी हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक्स हैं या किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अपनी डोज नॉर्मली जैसे पहले खाते थे वैसे खाते रहें। वैक्सीन ऐसे लोगों के लिए कोई घातक नहीं है जो अब वे सोच रहे हैं। तो अपनी ये सब बीमारियां केवल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग जो गर्भवती महिलाएं दूध पिला रही हैं, या किसी को वैक्सीन से कोई एलर्जी है, कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, उनके लिए वैक्सीन मना है। अदरवाइज ये सब लोग हर बीमारी के साथ अब वैक्सीन लगा सकते हैं। तो रेनू जी, आपको वैक्सीन लगवाना है, और वहां पर जब आप वैक्सीन लगवाएंगी जिस सेंटर पर, तो वहां पर आपकी मॉनिटरिंग भी होगी। वो खुद वहां पर जो लोग वैक्सीन लगाएंगे, आपको वैक्सीनेट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि आपको क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और कैसे उससे आप अपने आप को बचा सकती हैं। हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक हो, वो सभी इस वैक्सीन को लगवाएं, उसमें कोई मनाही नहीं हो और ना ही इस तरीके की कोई शंका होनी चाहिए। डॉक्टर विकास, बहुत जल्दी से एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। कुछ चीजें कॉमनली निकल कर आ रही हैं, जिन लोगों को कोरोना हुआ या उस तरीके के सिम्टम आए और वो घर पर ही ठीक हुए, लेकिन उसके बाद कई ऐसी घटनाएं या इस तरह की तमाम भ्रामक खबरें भी चल रही हैं जो कि उनके भ्रम को बड़ा करती हैं। अगर गैस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी कई बार चेस्ट पेन होता है, लेकिन वो मान बैठे हैं कि नहीं कोरोना हुआ था इस वजह से ही चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर इस तरीके की क्या परिस्थितियां होती हैं? हो भी सकता है कि ऐसा हो। सर, दरअसल कोरोना में जिन लोगों को अगर फ्रैंक सिम्टोमेटोलॉजी आई है और वो अगर उन्होंने अपनी जांच कराई और आरटी-पीसीआर अगर पॉजिटिव है, उन केसेस में, और अगर उनको लगता है कि उनकी बीमारी के लक्षण घर पे रहते हुए 3-4 दिन में बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को अपना फर्दर जो टेस्ट आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं कि डी डाइमर टेस्ट वाली चीजें उनको करानी चाहिए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं वो कराने चाहिए। उस समय उनकी नीड होती है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर वो बढ़े हुए हैं तो चेस्ट वाली कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये उन्हीं लोगों में है जिन लोगों में सिम्टम्स ज्यादा हैं और वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 or 4 days। उन्हीं लोगों में, सभी लोगों में चेस्ट पेन को उससे कंसल्ट नहीं किया जाता है। जिन लोगों में आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है और उन लोगों को साथ में इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं सिम्टम्स, ओनली इन दोज केसेस, नॉट इन ऑल। ठीक है, ये चंद लोगों में हो सकता है पर सब में नहीं, इसलिए कई बार ऐसा माना गया है, देखा गया है, और इसका वाकई यही सुझाव है कि आप उसमें डरे नहीं। हो सकता है कि वो कुछ और सिम्टम हो और आप उसको कनेक्ट किसी और चीज से कर रहे हैं। हमारे साथ बरेली से एक दर्शक मोहम्मद मुनव्वर जुड़ रहे हैं। मुनव्वर साहब, अपना सवाल पूछें। सर, हेलो जी बोले। वो मेरे सर में दर्द रहता है सर, मेरे सर में दर्द, सीने में भी भारीपन रहता है। ऐसे कोरोना 3-4 हमारी 6 बार हो चुका है, और तो ये लगता है कि मुझे मतलब भय बना हुआ है और कुछ नहीं। नहीं, क्या कोरोना आपको हो चुका है? पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी? नहीं, रिपोर्ट सही आई है। 6 बार कराए, 6 बार सही आई है। कितनी बार कराया? 6 बार। पिछली बार कराए थे, 3 बार इस बार कराए। मतलब कोरोना जब से आया है तब से आपने अब तक मिलाकर 6 बार टेस्ट करा लिया है? हाँ, जब से पिछली साल और 6 बार निगेटिव आया है? जी जी। और सिर में आपके भारीपन रहता है, सीने में भी भारीपन रहता है? हाँ, सर में भी भारीपन रहता है। अच्छा, डॉक्टर वीरेंद्र, इसका जवाब आप देंगे?
यदि आपका जो है कि कोरोना टेस्ट जो है कि नेगेटिव आया है, तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालें, और यदि कोई भी सिम्टम आपको नजर आता है तभी कोई औषधि लें, और अपने मन से भ्रम बिल्कुल निकाल दें कि कोरोना आपके अंदर में है। यह केवल और केवल मन के द्वारा गवर्न हो रहा है। जो सीने में भारीपन लग रहा है, जो सिर में भारीपन लग रहा है, ये केवल मन के द्वारा गवर्न हो रहा है। मन के द्वारा जो है क्रिएट किया, उत्पन्न हुआ सिम्टम है। दूसरा जो है कि अपना ब्लड प्रेशर जो है कि चेक करना हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, इस वजह से जो है कि आपको सिर में भारीपन रहता हो। डॉक्टर तुलिका, मुनव्वर साहब के लिए आप क्या सजेशन देंगे एक डॉक्टर के तौर पर, क्योंकि इसी देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे और हम सरकारों को कोसते हैं कि टेस्ट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट नहीं करा पा रही हैं सरकारें। कोरोना काल से अब तक में लेकर यानी दूसरी स्ट्रेन तक आते आते मुनव्वर साहब ने 6 बार टेस्ट करा लिया है। मुझे लगता है शायद यही वजह होगी उनके सीने में भारीपन की और सर में भारीपन की। मेरे ख्याल से कि एक तो डर बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से करवा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने करवा लिया नेगेटिव आए तो कोरोना का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अब वो इस तरह से सोचें कि हो सकता है ये हेडेक है, भारीपन है, किसी और कारण से भी हो सकता है। देखिए, कोरोना आने का मतलब ये नहीं कि आपकी सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं। तो अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर उसके भी करवा दें, नॉर्मली किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के और या किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के, और अगर वो भी सब ठीक, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आ रहे, किसी के इन्वेस्टिगेशन में कोरोना तो है ही नहीं, लेकिन साथ साथ और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको अगर सीरियल वाइज जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनका संशय भी खत्म हो जाएगा और वो तनाव मुक्त होके अपना जीवन। चलिए, तनाव भी कई बार मन को भारी कर देता है, इसलिए मुनव्वर साहब, डॉक्टरों का यही सजेशन है कि आप मन के भारीपन को और न बढ़ाएं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर संपर्क साधें और टेस्ट इतनी बार ना कराएं। इतनी बार कराएंगे तो फिर आपका डर ही बढ़ेगा। सिम्टम्स कोई आए तो जरूर आप कराइएगा। 6 बार आपने टेस्ट करा लिया है। स्निग्धा हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक दर्शक। स्निग्धा, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर, मुझे अभी मैम ने एलर्जी की बात की है। सर, मुझे दूध से और दूध मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मिल्क पाउडर से आपको या मिल्क कंटेंट से आपको एलर्जी है, इसलिए आप जानना चाहती हैं कि वैक्सीनेशन से आपको दिक्कत तो नहीं होगी? यस सर। डॉक्टर विकास, इसका जवाब आप देंगे? खाने पीने की एलर्जी से वैक्सीनेशन का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उसकी वजह से कोई भी समस्या होनी चाहिए सर। बिल्कुल नहीं। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, बट वैक्सीनेशन हैज नथिंग टू डू अबाउट इट सर। वैक्सीनेशन इज वेरी सेफ। तो स्निग्धा, मिल्क कंटेंट आप ना लें अगर आपको एलर्जी है तो, लेकिन वैक्सीन आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो भी खाने पीने की चीजें हैं उससे वैक्सीन का, इस तरीके की वैक्सीन या कोई अन्य वैक्सीन, उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं निकला है साइंटिफिक तरीके से कि उसका कहीं से कोई जुड़ाव हो या उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो, क्योंकि ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है। और यहां पर अगर आपको किसी खाने पीने की चीज से अगर एलर्जी है या किसी अन्य दर्शक को भी एलर्जी है तो वो अपने आप की शंका को दूर कर सकता है। बिल्कुल पूरी तरह से आप इस बात को समझिए कि उसका कोई कनेक्शन इस वैक्सीनेशन से नहीं होगा, इस वैक्सीन से नहीं होगा। एक दर्शक और सिद्धार्थ हमारे साथ बरेली से जुड़ गए। सिद्धार्थ, जल्दी से अपना सवाल लें। जी, मेरे को फर्स्ट सेकंड को जो था रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, सेकंड मई को। अभी क्या हुआ है, लेकिन ये मैं जब टैबलेट खा रहा हूँ तो जब मैं सोने जा रहा हूँ तो आंखें बंद करते ही भारी भारीपन लग रहा है सीने में। और आपकी दूसरी रिपोर्ट आ गई या अभी? नहीं, अभी तो वही कोविड की रिपोर्ट जो थी, मतलब पहली रिपोर्ट अभी आई है? हाँ, सेकंड मई को ही पॉजिटिव आई थी। ओके, और आपने मेडिसिन कौन कौन सी ली है? मैंने सर डोलो ली थी और एजिथ्रोमाइसिन ली है। डॉक्टर तुलिका, आप समझ रही होंगी क्या इनकी समस्या है, आप बताएं इनको क्या सुझाव है आपका? ऐसा है कि जो ये इनको प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहे हैं कि अभी पॉजिटिव कल ही हुए हैं और उसके बाद भारीपन आ रहा है, तो ये जो दवाइयां हैं
ये ज्यादातर मल्टीविटामिन है और पैरासिटामोल है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली ये मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह से इनको ये भारीपन लग रहा है। तो हमने कहा था जैसे मेंटल हेल्थ अपने दिमाग इधर उधर की बातों में लगाइए। आइसोलेशन जरूर होता है, लेकिन बहुत सारे और चीजें हैं जो आपके आज का मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है, आप अपने को इधर उधर बिजी करिए और फिर देखिए आपका भारीपन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल हो और वो खत्म हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड कि आप उसके लिए कोई नया ट्रीटमेंट शुरू और बल्कि डॉक्टर तुलिका, आपने कहा इधर उधर की बातें, मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा और आप करेक्शन कर दें। इधर उधर की सकारात्मक बातों में मन लगाइए सिद्धार्थ, इधर उधर की फालतू बातों में मत लगा लीजिएगा। और मोबाइल में बहुत सारी भ्रामक खबरें भी चल रही हैं और भ्रामक जानकारी और इलाज भी चल रहे हैं, तो वो इधर उधर वाले मत चले जाइएगा। जो अच्छी चीजें हैं, जो डॉक्टर तुलिका जैसे लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तमाम अन्य लोग सजेस्ट कर रहे हैं, वीडियोस भी उसके हैं, प्रमाणित हैं, उनकी सत्यता परखिए और फिर आप देखिए, हो सकता है कि आपका भारीपन वैसे ही चला जाए, बाकी दवाएं आप लेते रहें। एक और दर्शक हमारे साथ विजय प्रकाश पटना से जुड़ रहे हैं। विजय प्रकाश जी, सवाल आपका क्या है? हेलो जी, सवाल ले अपना। हेलो, मैं अपना कोविड टेस्ट करवाया हूँ जी 6 दिन पहले। वो पॉजिटिव आया है जी, लेकिन कोई सिम्टम है नहीं। तो मुझे दूसरा टेस्ट कब करवाना चाहिए जी, और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? डॉक्टर विकास, बहुत अच्छा सवाल है इनका। इन्होंने टेस्ट कराया, कोई सिम्टम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रिकॉशन क्या ले ये जानना चाहते हैं और दूसरा टेस्ट कब कराएं? पॉजिटिव आया है और 6 दिन अगर हो चुके हैं आपको, तो आप मान के चलिए कि करीब 2 हफ्ते आपको अपने आइसोलेशन में देने चाहिए। और उस आइसोलेशन में जैसा बताया गया कि आपको नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी है। अगर आपको मेडिकेशंस की किट अगर प्रोवाइड हुई है तो वो मेडिकेशन की किट एज पर एडवाइस आपको पूरी लेनी होती है। खाना पीना, आपको जो नॉर्मल खाना पीना आप खाते हैं, पूरी खुराक, खास करके पीने वाले पदार्थ, पेय पदार्थ, पानी, ये सब चीजें आपको ज्यादा रखनी है। इस बात को इंश्योर करना है कि आपके बाकी स्वास्थ्य में सुधार अच्छा होना चाहिए दवाई लेने के अलावा। प्लस 12-14 दिन के बाद जरूरी नहीं है कि आपको RT-PCR रिपीट ही कराना है। 14 दिन के बाद देखा गया है कि वायरस का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, कि डज नॉट इफेक्ट अदर्स। तो आपको जो मेन उस समय बचाना है वो अपने परिवार वालों को और अपने करीबियों को बचाना है। तो उस समय उन लोगों के साथ संपर्क ना रखें। 14 दिन के बाद तब भी अगर रखना है तो आप मास्क पहन के कुछ दिन रह सकते हैं। पर RT-PCR दोबारा से नेगेटिव कराने के पीछे कि नेगेटिव ही आएगा तभी मैं नॉर्मलाइज होऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए विजय जी, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर विकास ने। बहुत सारे लोग जब तक दूसरे टेस्ट करा नहीं ले रहे तब तक नहीं मान रहे। अगर सिम्टम कोई है, अगर शारीरिक समस्या कोई है तो जरूर कराइएगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि कोई शारीरिक समस्या ऐसी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा टेस्ट कराना ही पड़ेगा। आप 14 दिन तक लेकिन प्रिकॉशन जरूर लीजिए, डॉक्टर ने कहा है, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए। उस प्रिकॉशन को लेने के बाद 14 दिन के बाद अपनी स्थिति को आप देखिए, फिर भी अगर कोई समस्या लगे तो जरूर टेस्ट कराइएगा। अगर आप अपने आप को बेहतर मानते हैं तो प्रिकॉशन को आप कंटिन्यू आगे करिएगा। RT-PCR सेकंड कराना ये भी अपने आप में जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, महावीर जुड़े हुए हैं। महावीर जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है कि मेरे को 22 साल से डायबिटीज है और प्लेटलेट्स बहुत कम रहती है, 55-56 रहते हैं। तो इसके लिए मुझे वैक्सीनेशन लगाना है, बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि डॉक्टर तुलिका इसका जवाब दे, एक्सपर्ट के तौर पर वही सुझाव बेहतर दे सकती हैं। डॉक्टर तुलिका। जैसे मैंने पहले भी कहा है, इन सब बीमारियों से वैक्सीनेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप ये बीमारियां अपने आप ट्रीट हो रही हैं, जो भी इसकी दवाइयां चल रही हैं चलते रहने चाहिए। वैक्सीनेशन आप सेफली लगा सकते हैं। इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। डॉक्टर वीरेंद्र, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा अपने हमारे दर्शकों के लिए, आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के एक्सपर्ट के तौर पर, आयुर्वेदा के आचार्य के तौर पर आप क्या कहेंगे आखिरी में? मैं केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं कि कोई जहां भी है वहीं आसपास के जो भी आयुर्वेदिक फिजिशियन जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, जनरली जो है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स एलोपैथिक दवाइयां डिस्पेंस करते हैं, लेकिन हम सभी कोविड पेशेंट्स और जो नॉन पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स नहीं है, उन सभी के लिए केवल एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने आसपास के
जो वैद्य हैं जो आयुर्वेदिक औषधियां प्रेस्क्राइब करते हैं उनसे जो है कि परामर्श लेके ही कोई आयुर्वेदिक औषधि का जो है कि सेवन करें। और जो दिनचर्या आयुष मंत्रालय द्वारा प्रेस्क्राइब की जा रही है वो भी एक आयुर्वेद के निचोड़ के रूप में ही लोगों को बताया जा रहा है, वो दिनचर्या भी अच्छी है। और साथ में जो है कि अच्छा खाना खाए लोग, और सुबह में जल्दी खाना खाएं, रात में खाना बिल्कुल ना खाएं या बिल्कुल कम खाएं, जो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी को जो है कि बिल्कुल मजबूत बना के रखता है और हमारे शरीर पर इस तरह की किसी भी फॉरेन बॉडी का अटैक नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर विकास, बहुत संक्षेप में सर फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर ये मेरा सवाल है, जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट अगर है तो क्या है, पर वो खतरनाक नहीं है, वो हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन लगती है तो इस तरीके के सिम्टम और अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। उसमें आप सजेस्ट क्या करेंगे दर्शकों के लिए, क्योंकि अब 18+ वालों के लिए भी शुरू हो गया है, जितनी तेज गति से वैक्सीनेशन होगा उतना ही अच्छा परिणाम निकलेगा, ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को ये डर सता रहा है, उस डर का इलाज करना बहुत जरूरी है। देखिए अतुल जी, आपने अच्छी बात उठाई। The only safe mechanism against corona is vaccination. ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है 2 डोज, उनमें चेंजेस या इलनेस की सिवियरिटी काफी हद तक कम है। तो अगर हमें आगे फ्यूचर, क्योंकि अभी 3rd वेव सो कॉल्ड होनी है, अगर हमें बचना है इस वेव से और उससे, तो हमें अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस जरूर पूरा करवाना चाहिए। कुछ लोगों को बहुत ही कम परसेंटेज 0.01% वाले परसेंटेज में गिने जाते हैं, कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको उपचार करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पे AFI सेंटर्स खुले रहते हैं, इसीलिए वहां पे 30 मिनट के लिए रखा जाता है। इन केस अगर किसी में खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों का उपचार समय पे किया जा सके। अदरवाइज अगर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो कोरोना ज्यादा असर करेगा। उससे बेहतर है कि वैक्सीनेशन के प्रॉब्लम जो कि बहुत ही रेयर हो सकते हैं वो करा के आप कोरोना से आगे चल के संक्रमित ना हो, अगर हो भी तो आपकी जान बच सके। बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। और यही सुझाव डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर विकास और डॉक्टर तुलिका भी दे रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुलिका आपका, डॉक्टर विकास आपका और डॉक्टर वीरेंद्र हमारे साथ आपका भी जुड़ने के लिए और बेहतर सुझाव हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, एक तरफ एक लड़ाई एक वायरस से है, दूसरी तरफ लड़ाई हमें उस मानसिक तनाव से भी लड़नी है जो कि खुद भी पैदा हो सकता है। कुछ लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं तनाव पैदा कराने के लिए, सोशल मीडिया पर वो ज्यादा हैं, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे और इतने ज्ञान वाली बातें बताएंगे कि आपको लगेगा कि इससे बड़ा ज्ञानी कोई और है नहीं। उनसे आप दूर रहें। जो डॉक्टर्स हैं उनका सुझाव आप माने। बहुत बड़ा परसेंटेज है उन लोगों का जो कि घर पर बैठकर अगर पॉजिटिव भी हैं तो भी बेहतर हुए हैं या बेहतर हो रहे हैं। कम परसेंटेज उन लोगों का है जिनको और तरह की दवाओं की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सामाजिक दायित्व के तौर पर भी करना होता है, वो आप भी करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। डर से जीतना जरूरी है। बाकी अगर कोई शिकायत है, कोई शंका है तो उसका समाधान इंडिया न्यूज OPD लगातार आपको इस मंच के जरिए दिलाने की कोशिश करेगा। नमस्कार।